नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर। हमें तो लगता है कि महाविकास आघाड़ी का जो भी रहेगा प्रदर्शन, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। संविधान का मुद्दा तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो संविधान के मुद्दे को काफ़ी उठाया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात थी कि संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया, तो वो संविधान को अमेंड करना या उसमें कुछ बदल करना, ये जो डर था, और आज भी लोगों में डर है। देखो, वर्गीकरण की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि वो कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है, यानी उपवर्गीकरण, वो उपवर्गीकरण में काफ़ी ईजा हो सकती, जो भी पिछड़े जाति जमाती के लोग हैं, और इसलिए उन्होंने आंदोलन किए। आंदोलन तो जो उन्होंने किए उपवर्गीकरण जो है क्लास, उसलिए किए कि उनको डर था कि भी ये वर्गीकरण अगर हो गया जिसमें काफ़ी रिजर्वेशन बांटा जाएगा और सभी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आंदोलन किए उन्होंने। हमारा कहना है कि कोई भी जो योजना है सरकार लाती है, लेकिन उस योजना के लिए पैसे भी रहना जरूरी है। और आज वो पैसे, हमारा ऐसा ख्याल है कि ये जो पैसे हैं काफ़ी डाइवर्ट हो गए लाड़की बहन योजना के लिए। मैं बोलता हूँ लाड़की बहन योजना को पैसे दो, लेकिन आपके पास में उतना पैसा है क्या? सरकार ने बाकी स्कीमें बंद कर दी और ये योजना लाई। अभी जैसा मेरा तो मानना है कि महाराष्ट्र में 18,000 शिक्षकों के पद रिक्त है और वो पद भरे नहीं गए। अगर वो पद भरे जाते तो 18,000 शिक्षकों को नौकरी मिलती और 18,000 फैमिली अच्छी हो जाती। और दूसरी बात, जहाँ रिक्त पद है वहाँ हम एजुकेशन की जो बात करते हैं, तो एजुकेशन एक अच्छा एजुकेशन मिलता। तो इस पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का उतना ध्यान नहीं है। लाड़की बहन योजना के पैसे क्यों दिए या क्या कर रहे हैं, ये हम कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास में उतना पैसा है ही नहीं और आप एक पैसा दे रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आगे आने वाले चुनाव को लेकर के उन्होंने शायद प्लानिंग किए होंगे। अब कैसा है, मैंने उम्मीदवारी मांगा हूँ, कांग्रेस की उम्मीदवारी मांगा हूँ, और उम्मीदवारी मांगने के कारण मैं हर गांव में जाता भी हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, और मेरी भी इच्छा है कि एडवोकेट हूँ, किसान भी हूँ। तो अगर उम्मीदवारी मिली कांग्रेस की, स्पेशली महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की उम्मीदवारी अगर मिली, तो मैं वो यानी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब काम तो बहुत करना है। अब उम्मीदवारी मिलेगी तो काम करेंगे, काम बहुत से है, पूरे काम तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ जो किसानों का जो काम है वो हो नहीं रहा है, और ये किसानों का काम हम करना चाहेंगे। जैसा धान के जो भाव है, एमएसपी जो तय की जाती है, अभी एमएसपी 117 रुपये तय की गई, और टोटल अब किसानों को मिलेगा 2300 रुपये क्विंटल। अब उत्पाद खर्चा जो है यही कम से कम 2200-2300 आता है, तो किसानों को कम से कम 3500 रुपये या 4000 तक रेट मिलना चाहिए। इसके लिए कोशिश करेंगे। दूसरी बात, लोगों की ज़मीनें जो जा रही यानी कौड़ी मोल भाव से जा रही, इसकी भी हम कोशिश करेंगे कि ये कौड़ी मोल भाव से नहीं जाना चाहिए। जो गांव की जो चावड़ी होती है वहाँ भी नोटिस लगाना चाहिए अधिकारियों ने, और गांव के लोगों से पूछना चाहिए कि सही में ज़मीन का भाव क्या है। लेकिन 50 लाख रुपए एकड़ के ज़मीन को 5 लाख रुपए एकड़ में लिया जाता है, जिसका भू संपादन किया जाता है, तो ये बात भी गैर वाजिबी बात है। दूसरी बात, समृद्धि महामार्ग जाता है, समृद्धि महामार्ग जब जाने वाला है तो वो उसकी ऊंचाई करीब 7 से 8 फीट रहती है। उसका फ़ायदा मैं नहीं समझता कि उसका फ़ायदा आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे किसानों की ज़मीन जाती है और उसका भाव नहीं मिलता, और किसान एकदम भोले भाले हैं, वो इस मुद्दे को उठाते भी नहीं। तो इस मुद्दे को भी मैं उठाना चाहूँगा। ये भू संपादन का मुद्दा जो है, ये कई लोग बड़े बड़े नेता भी नहीं उठाते, लेकिन राहुल जी ने ये मुद्दा पिछले बार भी उठाए थे। 10 साल पहले भी राहुल जी ने इस पर
इस मुद्दे को काफ़ी उठा है और एक कायदा भी अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उसका जो ये होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो बराबर हो नहीं रहा है। 2013 का कायदा है, वो कायदा ऐसा है कि चावड़ी पे नोटिस लगाओ, पूरे लोगों को बुलाओ, उनकी मीटिंग लो, उनसे भाव पूछो कि आपके ज़मीन का भाव क्या है, लेकिन ये सब नहीं करते हुए कागज़ पर ही ये कौड़ी मोल भाव से ज़मीन ली जाती। इसलिए मैं तो समझता हूँ ये जो कायदा है ये काले कायदे जैसा है। निवेदन देते जा रहे कि जो नुकसान भरपाई देना चाहिए, जो नुकसान हुआ किसान का बेटा नहीं, मैं खुद किसान हूँ, खुद किसानी करता हूँ, मैंने खुद किसानी करता हूँ, किसान का बेटा तो हूँ, लेकिन मैं खुद किसानी करता हूँ। इसलिए आपके सामने ये बात बता रहा हूँ कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलना चाहिए। जो आज भाव मिल रहा है वो भाव सिर्फ अधिकारी लोग ठहराते हैं दिल्ली में, लेकिन किसान को सही भाव मिल नहीं। हमारे जो नेता है नाना पटोले जी, उनसे ये चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नाना भाऊ जो है वो किसानों की बात कम से कम 25 साल से रखते आ रहे हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया पहली, इसलिए नाना भाऊ से हमने ये चर्चा नहीं भी की, लेकिन हमारे वो नेता है और उनको ये खेती के पूरे मुद्दे मालूम है और वो उठाने वाले। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो नेता है वो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ताकि किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। उन्होंने 25 साल से ये मुद्दा उठा के रखे, धान जिस हमारे एक जिले को धान का कटोरा समझा जाता है, तो नाना भाऊ तो पहले से ही मुद्दे उठाते हैं, इसलिए हमको उनके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन दे सकते हैं अधिकारियों को, लेकिन नाना भाऊ तो पहले से ही किसानों के फेवर में और मुद्दे उठाते जा रहे हैं। उन्हें कई बार मुद्दे उठाए, कई बार नुकसान भरपाई किसानों को दिलवा दी, बोनस दिलवा दी। और अभी भी अगर मान लो महाविकास आघाड़ी में सरकार आई और नाना भाऊ मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है वो मुख्यमंत्री बनेंगी, तो ये किसानों का पूरे के पूरे जो प्रश्न है ये पूरे उत्तर देने के लिए वो काबिल रहेंगे, क्योंकि वो खुद भी किसान है। और इसलिए किसानों का भाव समझो, भू संपादन समझो, जो भी समृद्धि महामार्ग में भू संपादन में जमीनें जाती हैं उनके ज़मीनों का भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके लिए नाना भाऊ सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखो, तिलरा विधानसभा क्षेत्र का विकास तो थोड़ा बहुत हुआ भी है, मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किए। कोई भी विधायक आता है तो थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन यहाँ विकास करने के लिए बहुत सी ऐसी जो बातें हैं वो करना पड़ेगा। जैसे इरिगेशन सिस्टम है, सिंचन की सिस्टम है, इसको भी सुधारित करना पड़ेगा। यहाँ बहुत से ऐसे तालाब हैं जहाँ नदी का पानी जा सकता है, लेकिन वो जो पानी है उसके लिए सब ये योजना बनाना पड़ेगा। बहुत से तालाब है उसमें भी पानी नदी का जाना चाहिए, धापेवाड़ा लिफ्ट का। समाज सुधारने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि कैसा है, पवार समाज भी खेती पे ही ज़्यादा निर्भर है और पवार समाज के 100 में से करीबन 98 लोग खेती करते हैं। और मैं समाज की बात इसलिए नहीं करता, किसानों की बात मैं करना चाहता हूँ। चाहे वो पवार समाज रहे, कलार रहे, तेली रहे, जो भी रहे, ओबीसी रहे, जो भी SC ST रहे, सभी किसान हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि हमारे देश में 75 से 80% जो जनता है वो किसानी पे निर्भर है, और हमारा जो जिला है ये भी किसानी पे निर्भर है। कोई इंडस्ट्री से कोई सभी का पेट नहीं भरता, इंडस्ट्री से 5 लोगों का पेट भरेगा, लेकिन किसानी में काम करने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, बाकी भी जो लोग हैं, वो काफ़ी लोगों का पेट पलता है और काफ़ी लोग उसमें व्यापार भी करते हैं, यानी किसानों से व्यापार भी चलता है। जो इस जिले को धान का कटोरा माना जाता है, राइस सिटी भी कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है। लेकिन धान के बाद में जो प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। पटोले साहब जो है वो पैसे लेकर के कोई टिकटें नहीं बांटते, ये झूठा आरोप है और किसी के भी ऊपर ये झूठे आरोप करना गलत है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई भी गुट से उम्मीदवारी लेने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस से उम्मीदवारी मिलेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलेंगी तो नहीं लड़ूंगा। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस से ही टिकट मिलेगी तो महाविकास आघाड़ी से चुनाव लड़ूंगा। मौका मिलेगा तो नेतृत्व करेंगे, मौका नहीं मिलेगा तो काम तो कर ही रहे। अभी वकील भी है तो क्या काम नहीं कर रहे, अभी भी काम कर रहे हैं, किसानों का काम कर रहे हैं, खेती वाले लोगों का काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन इतना ही है कि अगर कायदे मंडल में आदमी जब जाता है, जहाँ कायदे बनते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। अगर उम्मीदवारी मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे।